चुनाव पोलिंग चल रहा है, कितने आश्वस्त और सबसे पहले तो आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? देखिए, मैं सुबह सुबह 7 बजे सबसे पहले अपना वोट डाल के आया हूँ और मैंने जो भी अभी 2 विधानसभाओं में गया हूँ, भरपूर उत्साह है लोगों में। और मैं तो जनता को ये कहूँगा कि सबसे पहले वोटिंग करें, पहले मतदान फिर जलपान। और वोटिंग जितना ज़्यादा करेंगे वो लोकतंत्र की जीत होगी, वोटिंग जितना बीजेपी के पक्ष में करेंगे वो भाजपा की जीत होगी। तो दोनों प्रकार से जनता को मैं अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि सुबह सुबह सबसे पहले जाकर के अपना कीमती वोट डालें। वोट हमारी अपनी व्यक्तिगत आस्था का विषय है, इसलिए सबको अपने खुले विचार से, अपने मन से जो उनको ठीक लगता है उस हिसाब से वोट डालें। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जो इस 10 साल में दिया है, कांग्रेस तो पिछले 10 साल में उसके कहीं बराबर भी नहीं थी, बल्कि कांग्रेस के नेगेटिव्स इतने थे और हमारे पॉजिटिव्स इतने हैं कि जनता मन बना चुकी है कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। सर, आप हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी आपने जिम्मेदारी निभाई है, कई मुख्य पदों पर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कांग्रेस इस बार इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस कैसे दिख रही है कि नहीं हम ही आ रहे हैं, बिल्कुल जीत का मतलब एक निश्चय उन लोगों ने कर लिया है, ऐसा लग रहा है कि हमारी जीत सुनिश्चित है? मुझे लगता है 6-8 महीने पहले किसी सलाहकार ने उनको सलाह दी होगी कि झूठ बोलो तो बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। गोएबल्स का एक सिद्धांत है कि बार बार झूठ बोलने से कभी कभी लोग भ्रमित हो जाते हैं, तो लोगों को भ्रमित करने के लिए उन्होंने एक हथकंडा बनाया था। लेकिन जैसे चुनाव नजदीक आए उनकी पोलपट्टी खुलने लग गई। उन्होंने सबसे पहले तो अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे कि जब उन्होंने कहा कि हम किसी से गठबंधन करना चाहते हैं। गठबंधन किसी ने आगे बढ़ के किया नहीं। इसी प्रकार अभी तक वो अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर सके। हमने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया। लोगों के जीवन को सरल बनाने में हमने कितने काम किए। आज भी जनता के, मैं कहता हूँ, सिर चढ़ जैसे जादू बोलता है। बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी का विषय हर कोई करता है, ट्रांसफर पॉलिसी का विषय हर कोई करता है, घर बैठे लोगों की पेंशन बनती है हर कोई बोलता है, आयुष्मान कार्ड की इतनी भारी जो एक छूट दे करके और स्वास्थ्य का जो बीमा मोदी जी ने कराया वो हर कोई बोलता है, लोगों को मकान मिले हर कोई बोलता है, किसान जो है उसको घर बैठे और उसका मुआवजा भी मिलता है, पहले की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा मिला है, उनकी फसल का दाम घर बैठे मिलता है, 24 फसलें हम MSP पर खरीद रहे हैं। कितने ही विषय बताए जा सकते हैं। कौशल रोजगार के नाते हमने नौजवानों को कुशलतापूर्वक कौशल उनका बढ़ा करके उनको, चाहे प्राइवेट नौकरी है चाहे सरकारी है, इवन विदेश में भी हम लोगों ने अपना फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बना करके विदेश में भी लोग भेजने शुरू किए। तो इसलिए इनके किसी बात में दम नहीं है, कोई भी विषय नहीं है। इनके समय में कांग्रेस में लोग भयभीत थे, अत्याचार से पीड़ित थे, और कितने ही अत्याचार खास करके अनुसूचित जाति के ऊपर हुए वो आज भी गिने जाते हैं। लोग एक एक करके टिप्स पर याद करते हैं। इसी प्रकार से उस समय भ्रष्टाचार का कितना बड़ा बोलबाला था। कोई व्यक्ति भी यानी उस भ्रष्टाचार से अछूता नहीं था। इनके जो एजेंट्स थे, इनके जो जितने बिचौलिए थे, उन सबको हमने भी बेकार कर दिया। और इसी उनकी बेकारी के कारण से वो अपने आकाओं के कान भरते हैं। हरियाणा में बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी होगी। ये बेरोजगारी ऐसे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं या जो इनके एजेंट हैं, कमीशन एजेंट है, उनके लिए है। आम आदमी को काम करने के लिए काम पर्याप्त है। हरियाणा में औद्योगिक विकास इतना हुआ है कि हर आदमी को काम मिलता है। और केवल अब, पहले तो केवल गुरुग्राम में मैं कह सकता हूँ, फरीदाबाद में, आज तो NCR के सब जिलों में, और NCR नहीं, GT रोड के ऊपर सब जिलों में, इधर हिसार सिरसा तक सब तरफ उद्योग ही उद्योग हैं। मेरा तो ये कहना है कि जितना इस 10 साल में लोगों ने एक ईज ऑफ लिविंग के नाते राहत महसूस की है, वो पिछले 10 साल का कांग्रेस का राज सुन करके या उसका आभास करके थर-थर कांपते हैं। तो सर, आपको लगता है कि गई है, लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी की अगर बात करें या अन्य लीडर की बात करें, इस बार भी उन्होंने खटाखट ऑफर दे दिया है। हिमाचल में भी हमने देखा, कर्नाटका में भी देखा, और कहीं ना कहीं वो ऑफर वोट में, उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं वोट में तब्दील हो। आपको लगता है हरियाणा में भी ऐसा कुछ होने वाला है? जब एक आध जगह इनको वोट में तब्दील होते दिखा, उसके बाद जिस प्रकार से इन्होंने यानी बैक एंट्री की है, जिस प्रकार से इन्होंने अपने आप को पीछे हाथ पैर खींचे हैं, वो भी जनता को दिखता है। आज हिमाचल प्रदेश में उन्होंने बिजली के बिल लेने शुरू कर दिए जो मुफ्त किए थे। आज उन्होंने जो उनको हिम स्वास्थ्य योजना जो थी, ठीक से योजना का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो भी 3 दिन पहले उन्होंने वापस ले ली कि हमारे ऊपर आर्थिक दबाव इतना है, हम केवल सरकारी अस्पतालों में तो फ्री इलाज देंगे, प्राइवेट अस्पतालों में नहीं देंगे। आखिर उन्होंने शुरू तो सबके लिए किया था। और इसी प्रकार से OPS की बात और NPS की बात वो करते रहे। उन्होंने OPS कहीं आज तक लागू की नहीं है। हमने NPS की बजाय अब UPS कह दिया है, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसके अंदर प्राय वही लाभ
जो ओल्ड पेंशन स्कीम में थे वही लाभ यूनिफॉर्म इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी मिलेंगे। तो इसलिए अब हर किसी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन जहाँ जहाँ है जो करना होता है वही कहते हैं। हम अपने बजट का हिसाब लगाए कहते हैं, बिना बजट के हिसाब लगाए कभी कहते नहीं है। और ये वोटों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के जो विषय छोड़ते हैं। विषय अब तो नेताओं के कहने का नहीं रहा, अब तो जनता क्या समझती है विषय वो है। लेकिन कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं, आप लोग बैकवर्ड ओबीसी इन सब के हित में नहीं है, कास्ट सेंसस होना चाहिए, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। क्या इन सब का इम्पैक्ट होगा इलेक्शन में? पहली बात तो ये है कि ये आखिर क्यों उठा रहे हैं। ये कास्ट को अपना वोट बैंक मान करके हमेशा काम करते रहे हैं। हमने कभी भी किसी कास्ट को वोट बैंक नहीं माना है। हम तो जैसे हरियाणा की बात मैं करता हूं तो हरियाणा के पूरे समाज को एक यानी समकक्ष देख करके और उनको हम जो है उनके लिए काम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। 2014 में मैंने स्वयं एक नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक। आखिर इसका अर्थ ये है कि हम सब हरियाणा को एक मानते हैं। ये जातियों में तोड़ते हैं, ये अनुसूचित जाति है, ये बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड क्लास में भी ये बैकवर्ड क्लास ए है, बैकवर्ड क्लास बी है। फिर जो हमारे जनरल क्लास के लोग हैं उसमें भी एक एक जाति को लेकर के आंदोलन खड़े कराए जाते हैं। केवल जातियों को बांटने का काम कांग्रेस ने हमेशा किया है और ये तो इनके अपने नेता भी महसूस करने लग गए हैं। वही सर सवाल ये है कि अंदरूनी कलह कहीं ना कहीं दिखी, हालांकि अभी इनकार कर रही है कुमारी शैलजा जी, लेकिन ये भी उन्होंने कहीं ना कहीं किसी के इंटरव्यू में कहा था कि हम बाद में पार्टी आला कमान से हुडा जी और शैलजा जी में जिस तरीके से दिखा मतभेद कह लीजिए, आपको क्या लगता है इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा? उजागर एकदम उजागर हुआ है, मीडिया रिपोर्ट्स में हुआ है, इंटरव्यूज में हुआ है। तो इसका निश्चित रूप से नेता भले ही अपना एक दूसरे के बारे में गलत बयानी करते रहेंगे या दिखावा करते रहेंगे, तो ये दिखावा करने का नेताओं का हो सकता है। जनता दिखावा नहीं करती, जनता सब समझती है, सब जनता सब जानती है। तो जनता में भी मैसेज चला गया है कि ये किसी के नहीं है, केवल घर की परिवार की बाप बेटे की पार्टी है, अपने अपने लोगों के लिए करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। कुमारी शैलजा जी धन्यवाद। एक मिनट सर, कुमारी शैलजा जी का एक बहुत बड़ा बयान आया। उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि आप दलित फेस हैं तो इस तरीके की बातें आपकी उठी, तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके समुदाय के लोग? उन्होंने कहा कि नेता किसी समुदाय विशेष का नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो इसका इम्पैक्ट जो है कम्युनिटी पर पड़ता है। इसको कैसे देखते हैं? मैं भी वही कह रहा हूँ। यानी उन्होंने अपनी बात को बहुत स्पष्ट नहीं कहा, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि उनकी कम्युनिटी उनको अपना नेता मानती है और जब उनका अपमान हुआ है तो जनता समझती है हमारा अपमान हुआ है, तो जनता अपमानित महसूस कर रही है। और आज मैं कह सकता हूं कि जिस नेता की जनता अपमानित हो जाए वो जनता उस पार्टी के हाथ नहीं लगती है, वो निश्चित रूप से जनता अपना विकल्प ढूंढती है। और विकल्प के रूप में आज जातियों ने, यानी हम तो जातियों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन जो उनको पीड़ा होती है उस पीड़ा में से वोट तो उन्होंने देना है। तो जब वो वोट देने के लिए आते हैं तो अपने उस अपमान को यानी एक प्रकार से बदला लेने के लिए, उस अपमान को चुकाने के लिए, आगे सुनिश्चित करने के लिए कोई हमारा अपमान न करे, तो रास्ता देखते हैं। और रास्ता आज भारतीय जनता पार्टी के अलावा उन जातियों के पास कोई नहीं। आज सर आपका बिजी शेड्यूल भी है, लेकिन आप लगातार लोगों से मिल भी रहे हैं। एक अंतिम सवाल, क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितना नंबर? देखिए, पहली बात तो यह है कि दोनों बार जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई, चाहे 2014 में आई चाहे 2019 में आई, उससे ज्यादा आएंगी, कंफर्टेबल मेजोरिटी से आएंगी। और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बहुत एक सरल हृदय के और बहुत स्पष्टवादी हैं और बहुत लोगों को भाने वाले व्यक्ति हैं। तो इस नाते से उनके नाते भी मैं कहूँगा कुछ ना कुछ सीटें बढ़ के ही आ रही हैं। तो मैं उनको समझता हूँ कि एक सफल मुख्यमंत्री के नाते से सरकार चलाने वाले व्यक्ति, क्योंकि मेरे बहुत पुराने साथी रहे हैं, मेरे तो 1994 से हम लोग इकट्ठे काम करते रहे हैं। तो इतना हमारा 30 साल का लंबा एसोसिएशन है। जितने सरल हृदय से, जितने साफ गोई से वो काम करते हैं, हमारा एक सौभाग्य है कि इस प्रकार के मुख्यमंत्री हमको मिले। सरकार निश्चित रूप से कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ आएगी। सर, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री जी पे बहुत टिप्पणी, शादी की, गरीबों का पैसा लूट कर इस तरीके से किया। कुछ बिजनेसमैन कोई फायदा उठा रहे, किसान तो परेशान है हरियाणा में। ये एक बौखलाहट है और बौखलाहट में जब कुछ ना मिले तो उनको अंबानी, अडानी ये याद आ जाते हैं, गुजरात याद आ जाता है, मोदी जी याद आ जाते हैं, उनको मिलाते हैं। उनके अपने कितने ही ऐसे नेता हैं जिस प्रकार के उन्होंने व्यवहार किए हुए हैं। और दूर मत जाइए, अभी जो पकड़ी गई मादक द्रव्य पकड़े गए 5600 करोड़ रुपए के, जिसका सीधा संबंध हमारे कांग्रेस के हरियाणा के नेताओं के साथ निकले हैं, इससे बड़ा क्या होगा? सैम पित्रोदा किस प्रकार के स्टेटमेंट उनके बारे में देते हैं, उसका क्या होगा? स्वयं ये अपने लीडर्स कभी कभी क्या क्या बोल जाते हैं, किस प्रकार से गालियां ये मोदी जी को देते रहे हैं। मोदी जी को इन्होंने एक समय मौत का सौदागर तक कहा, मोदी जी को इन्होंने नीच जाति का कहा।
अब इससे और कोई घृणास्पद बात हो सकती है क्या? इसलिए मोदी जी के बारे में जब भी ये बोलते हैं, जनता को विश्वास हो जाता है कि हाँ, हमारे प्रिय नेता के खिलाफ ये बोलते हैं तो जनता की इनके विरुद्ध हो जाती है। मैं तो इनको सलाह दूंगा, किसी के खिलाफ बोले, कम से कम मोदी जी के खिलाफ ना बोले, अगर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है तो। धन्यवाद।